In a circuit, the reactance is root 3 times of resistance. The phase difference between the voltage and the current, how much it will be? How to find phase difference? क्या होता है? Cos phi R by Z है ना? Phi उससे cos phi से phi मिल जाएगा. Z कितना लेंगे इसमें? How to get the Z? Under root of R square plus XL square. या तो XL दिया हुआ ये रूट 3 टाइम्स. XL जो है रूट 3 टाइम्स ऑफ R. It is given. XL is root 3 times of R है ना? Therefore Z is equal to R square plus root 3 times of R का whole square. It will come to R. So cos phi is equal to R by Z. R upon 2R is equal to 1 by 2. Phi is equal to pi by 3. Yeah. Clear? A option. Is the board में आ सकता है ऐसा question? Easy question है. You can get it in the board examination also. No problem. सर ये तो लेकिन रेजोनेंस कंडीशन में होता है ना? क्यों रेजोनेंस कंडीशन में क्यों हो गए? नहीं वो उसमें पढ़ा है. R by Z तो सबके लिए है ना. रेजोनेंस में तो R हो जाएगा. फिर रेजोनेंस में तो ये XL और XC 0 हो जाएंगे दोनों मिलकर. इसमें रिएक्टेंस पूरा दिया हुआ है, मतलब रिएक्टेंस दोनों हो गया. ऐसे बोल सकते हैं XL माइनस XC इज रूट 3. ऐसे बोल सकते हैं. यहाँ पर जो एक पर यहाँ पर जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं. है ना? तो वहां पे तो Yes, 0 sir. होता है. रेजोनेंस में ये तो 0 हो जाएगा. तो वहां रेजोनेंस में तो 1 आएगा हमेशा. दैट विल बी 5 will be 0 at resonance. Got it? Yes, sir. Okay. What about this 57? In an AC circuit, the current lags behind the voltage by pi by 3. पीछे चल रहा है करंट है ना. The components in the circuit are, देखो R में तो लीडिंग लैगिंग होती नहीं है. जब LC होगा तब करंट जो है वोल्टेज के साथ 90 डिग्री पर चलेगा, है ना. RC में लैग, RC में लीड करेगा करंट और RL में लैग करेगा. तो A ऑप्शन. क्लियर ना? R Yes. एंड L होगा तभी भी लीड कर सकता है. R एंड L एंड C तीनों होगा तभी भी, सॉरी, लैग कर सकता है. अगर R L एंड C तभी भी लैग कर सकता है करंट. बट RL C तो है ही नहीं. ये तो पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं. What about this question? LCR connected in series with an alternating voltage source of frequency F. The current leads the voltage by 45. लीडिंग है मतलब XC बड़ा होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ा होगा, XL छोटा होगा. तो XC को पहले लिखना पड़ेगा, XC माइनस XL. लीडिंग में लीडिंग कब होता है? जब कैपेसिटेंस डोमिनेट करे. तो 10 phi is XC माइनस XL अपॉन R. ऐसा आएगा ना, ऐसे लिखेंगे. अभी ऐसा कुछ आएगा. ये आपका जो होगा XC माइनस XL नीचे की तरफ ले रहे हैं हम. ये 45 दिया है. 1045 इज इक्वल टू
XC माइनस XL अपॉन R। बस यहां से आंसर आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू XC माइनस XL। एक्स हमें निकालना क्या है, C की वैल्यू। XL को इधर भेज दो, या फिर अभी वैल्यू पुट कर दो, R प्लस 2πFL इज इक्वल टू XC कितना होता है, 1/2πFC। C को एक तरफ कर लो, ये इधर ही रहने दो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए? A of अगर यहाँ पे लीडिंग लिख दे, लीडिंग की जगह लैग लिख दे, तब यहाँ पे क्या होगा, माइनस आ जाएगा। XL यहाँ minus पर XL माइनस XC आएगा, XC इधर आ जाएगा और R इधर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस R हो जाएगा, ऐसा ये R वाला टर्म माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा फिर C वाला। गॉट इट? तो रीड इट केयरफुली। लीडिंग है कि लैगिंग है? लीडिंग में XC पहले रहेगा, बिकॉज XC बड़ा होगा तभी तो लीड कर सकता है। गेटिंग और नॉट? yes sir. ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, जेई का ही क्वेश्चन है ये। डन। All right. What about this? One 10-volt 60-watt bulb is to be connected to 100 volt line. The required induction coil has the self induction. हायर वोल्टेज पे कनेक्ट कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप करना पड़ेगा कॉइल से, इंडक्टर से। इंडक्शन कॉइल मींस इंडक्टर ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना? तो कितना सेल्फ इंडक्टेंस लगाए? तो गुड क्वेश्चन। दिस इज कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है बट गुड क्वेश्चन। तो तो जब हम पहले कनेक्ट XL निकाल लेते। एक्सेल नहीं नहीं निकाल वो सकते, उसके लिए एक्सेल L तो चाहिए निकालना। होगा। हाँ उसके लिए L चाहिए तो एल ही तो निकालना है, वही तो निकालना है। हाँ वही वही। तो देखो पहले ये 10 वोल्ट के लिए बना है ना, तो करंट कैपेसिटी निकाल लो। I इज इक्वल टू VIP वाला फॉर्मूला लगा के, I इज इक्वल टू P बाई V। करंट अभी जब हम हायर वोल्टेज पे लगाएंगे, करंट तो इतना ही रहना चाहिए। करंट कितना रहना चाहिए? 6 एम्पियर से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी फ्यूज। रेजिस्टेंस भी निकाल लो यहाँ से, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P 10 into 10 upon 60। ठीक है, 5/3 ओम आ गया। तो ये तो आ गया ना। जब हायर वोल्टेज पे लगाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा, I विल बी V डैश अपॉन Z। I तो बढ़ा नहीं सकते, 6 रखना है ये। V डैश कितना हो गया, 100 वोल्ट। Z कितना होगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। बस यही कैलकुलेट करना है आपको। R तो मिल चुका आपको 5/3, XL मिल जाएगा यहाँ से आपको सॉल्व करने से XL मिल जाएगा, और 2πFL इज इक्वल लिख के यहाँ से L मिल जाएगा। F दिया हुआ है आपको 50 हर्ट्ज। इसका आंसर जो है पीछे दिया है, लेट मी सी। यहाँ पे मेरे पास आंसर है क्या, ए आ रहा है।
0.5 समथिंग, सॉल्व करेंगे 0.05 है, ये आ रहा है। लेंदी कैलकुलेशन है बट अप्रोच शुड बी प्रॉपर। करंट, मैक्सिमम करंट इतना सस्टेन कर सकता है ना, इसी स्पेसिफिकेशन से रेजिस्टेंस भी मिल जाता है हमें। हाई वोल्टेज पे लगाएंगे तो सीरीज में हमें दो ऑप्शन देते हैं, या तो सीरीज में आप रेजिस्टेंस के साथ ड्रॉप करो जो बल्ब है, या आपने हाई वोल्टेज लगाया 100 वोल्ट, या तो रेजिस्टेंस लगाओ यहाँ पे, या कॉइल लगाओ। कॉइल में फायदा क्या होता है, एनर्जी लॉसेस, एनर्जी कंजम्पशन नहीं होते। तो कॉइल भी एसी को ड्रॉप कर सकता है कि नहीं, एसी को रेजिस्टेंस भी ड्रॉप कर सकता है। तो रेजिस्टेंस इज नॉट गुड चॉइस बिकॉज वो एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए एक्स्ट्रा वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं इंडक्टर से, जैसे ट्यूबलाइट में करते हैं। वहां भी जो सीरीज में लगी रहती है चोक कॉइल, एक्स्ट्रा वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए रहती है, कंज्यूमिंग विदाउट कंज्यूमिंग एनी पावर। गेटिंग और नॉट? आर यू देयर? Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है इसमें, बट ये बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये वाला bulb and capacitor connected in series to the source of alternating current if its frequency is increased while keeping the voltage of the source constant. कैपेसिटर लगा फिक्स है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस जो है ये, तो अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये घटेगा, कैपेसिटर का रिएक्टेंस घटेगा तो जेड भी घटेगा, इंपीडेंस घट गया तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, इट विल बी मोर इंटेंस। तो ये तो रूल आउट हो गया आपका, ये भी रूल आउट हो गया। सेम कब रहेगा, जब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, बट एक्सएल एंड एक्ससी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी गोज अप एक्सएल गोज डाउन, therefore z goes down, therefore current goes up, therefore more bright. ये ऑप्शन है, ये भी आई थिंक अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड। तो दोनों में से एक भी बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई या कैपेसिटेंस बढ़ाया, दोनों रेसिप्रोकल है, तो सर्किट का इंपीडेंस कम हो जाएगा। गेटिंग और नॉट? इफ यू इंक्रीज one or both factors, impedance of circuit goes down, current goes up. तो बढ़ाने से ये एडवांटेज है। एक्सेल में उल्टा होगा, तुमने दोनों में से एक भी बढ़ा दिया तो इंपीडेंस बढ़ जाएगा सर्किट का। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और है, पता है, तीनों होंगे तो तुम्हें बहुत केयरफुली चेक करना पड़ेगा। अगर एक्सेल एक्सी तीनों है, एक्सेल एक्सी एंड आर, तब हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो इंपीडेंस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते। इसमें दो ही है वैसे, ओनली टू आर देयर, एक तो रेजिस्टेंस है बल्ब का, ये बल्ब हो गया, और एक कैपेसिटेंस है, बस। इन दैट केस आर तो फिक्स है, जेड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सी स्क्वायर, सॉरी। तो ये फिक्स है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। जब तीनों होते तब थोड़ा सा केयरफुल, इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या है वो देखना पड़ता है। तब देखो, तब जब तीनों होंगे
ऐसा कुछ होता है, ग्राफ ऐसा जाता है जेड का। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है, देखो इधर इस पॉइंट में है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इम्पीडेंस कम हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, रेजोनेंस की कंडीशन होगी। अब पहले से इसी पॉइंट पे है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इधर चले जाएंगे, जेड बढ़ जाएगा, है ना। तो वो देखना पड़ता है, रेजोनेंस से पहले है कि रेजोनेंस के बाद है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। रेजोनेंस से पहले की कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा, बट रेजोनेंस के बाद की सिचुएशन में ऑलरेडी इंडक्टिव है वो, तो और बढ़ेगा रेजिस्टेंस, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। फिर इन दैट केस वी आर नॉट श्योर व्हाट विल हैपन इफ ऑल थ्री आर देयर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर। बट यहाँ पे दो ही है केवल, तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ जाता है, फिर रेजिस्टेंस ऐसा कुछ, ऐसा जब जेड जो है ये होता है, यूनिडायरेक्शनली नीचे नीचे आता है ना। गॉट इट? दिस इज वेरी यूजफुल पॉइंट जो मैंने भी बताया। तीनों होंगे तो केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। आर यू देयर? Yes, sir. ऑलराइट। मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था तुम्हें, if capacitance is removed what is the effect on Z, याद है? ऐसा था। Yes, sir. तो इसको रिमूव करो तो Z के तीनों आंसर लिखे थे, इट में इंक्रीज और मे डिक्रीज और इट में रिमेन सेम। तो उस केस में अपने आंसर बहुत कुछ हो सकते हैं, अगर तीनों होते तो ये भी पॉसिबल है। इसमें फिर लिखना पड़ता मे, यहाँ भी मे, है ना, और मे रिमेन सेम, ये भी हो सकता था, है ना। तीनों ऑप्शन हो जाते हैं, तो वो बहुत जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है ना। ऑलराइट, ये तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड में भी आ सकता है। One of the easier question fit for board examination also. बोलो क्या है ये? What is this? The LCR circuit. तो LCR सर्किट में क्या दिख रहा है इसमें? Anything special about this? Voltmeter is parallel to the inductance or capacitance. Or what else? Total voltage दिया 240. It is the case of what? It is a one particular case which is called what? जब ये दोनों, जब XL is equal to XC होता है तब क्या होता है बताओ? Resonance condition. या दोनों इक्वल है, देखो 25 ओम 25 ओम। तो केस ऑफ रेजोनेंस, therefore Z will be equal to R, तो I will be V by R। V तो पूरा वोल्टेज किसको मिल जाता है? रेजिस्टेंस को मिल जाता है। एट द केस ऑफ रेजोनेंस इनके जीरो हो जाएंगे, VL माइनस VC विल बिकम जीरो, तो ये तो जीरो हो जाता है, ये जीरो इंडिकेट करेगा पता। तो ये V कितना है अपना 240। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने 240 लिख के छोड़ दिया है। दे हैव टू इंडिकेट, वैसे सप्लाई वोल्टेज अगर दिया होता है तो RMS वैल्यू ली जाती है। यहाँ पे मैं एक बार और पढ़ लूँ, इन द सर्किट शोन इन फिगर नेग्लेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस द वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग्स विल रिस्पेक्टिवली। अच्छा, वोल्टमीटर की रीडिंग पूछी, ये तो जीरो हो जाएगी, एमीटर की निकालनी पड़ेगी। तो ये कौन सा वोल्टेज लेना पड़ेगा? ये दे शुड मेंशन सम मोर, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज। तो टू सप्लाई वोल्टेज RMS रहता है, ये भी RMS रहेगा। ओके, यहाँ पर
question is not properly worded. Anyway, we'll take it RMS value. Supply voltage 240 upon R कितना है 30. 8 एम्पियर. हाँ तो देखो यही पॉसिबल है. इसमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है. अगर ये पीक वोल्टेज भी होता है ना, तो ये पीक वोल्टेज भी होता, तो अगर उसका हम 0.3 कर दे 0.7 सर कर एमीटर दे. वैसे भी आरएमएस वैल्यू लेता है ना. नहीं अमीटर तो, बट ये वोल्टेज उन्होंने मेंशन नहीं किया ना, यहाँ पे 240 लिख के छोड़ दिया. दे शुड मेंशन इट प्रॉपर्ली. एक्चुअली वो ऐसे लिखते हैं, देखो V इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिखेंगे, V इज इक्वल टू 300 साइन ओमेगा टी ऐसा लिखेंगे. तो ये इसको √2 से डिवाइड करके हमें निकालना पड़ता है. बट इन्होंने जब डायरेक्ट लिख दिया ऐसे, तो इसका 99% चांसेस है कि ये आरएमएस वोल्टेज ही हो, है ना. फिर भी पीक वोल्टेज भी अगर दे सकते हैं ऐसे, बट पीक वोल्टेज जब होता है तो लिखते हैं वो, या तो लिख के देंगे पीक वोल्टेज या इक्वेशन बना के देंगे. डायरेक्ट लिखा है तो इट हैज टू बी आरएमएस वोल्टेज. तो इसको हमने, तो जो रीडिंग आएगी अमीटर रीड आरएमएस वोल्टेज, तो ये आरएमएस है तो ये भी आरएमएस आ जाएगा. तो 8. तो एक पॉइंट और हम चेक कर सकते हैं. अगर सपोज ये पीक वोल्टेज अगर डाउट है, तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आरएमएस वोल्टेज 5.6, और फिर 5.6 इज क्लोज टू 8 एंड अवे फ्रॉम द 3, है ना. तो क्लोज आंसर तो यही है होगा. बट दिस इज RMS voltage only, but it should be specified. यहाँ पे लिखना, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए सप्लाई वोल्टेज इज 240 वोल्ट, ऐसे लिखना चाहिए. यहाँ पे थोड़ा क्लियरिटी कम है इसमें. एनीवे ठीक है. ये देखो इसमें सपोज तुम्हें ज्यादा नहीं आता, कम से कम ये तो पता है तुम्हें ये साइन इक्वेशन है, इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, √2 से डिवाइड कर देंगे. तो 1 का B है, तो 1 का 2 किसमें इसमें भी है, क्योंकि एक ही में दिख रहा है 1 का 2, लेकिन नन ऑफ दिस भी है ना, तो हमें बाकी भी चेक करने पड़ेंगे. इसमें क्या हो जाएगा, x सी वाला हो नॉट जाएगा. बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी है ना. इसको इसको 2 से √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, c हो जाएगा. तो 2 का c, तो यही सही लग रहा है ना. इसका सपोज नहीं भी आता है तो थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं कि 2 ऑप्शन तो में आते हैं. बट इसका कैसे किया था हम लोगों ने, ऐसा बना लिया था, ये साइन फंक्शन इधर लिया था, कॉस इधर लिया, इधर इसकी पीक वैल्यू है, इधर इसकी पीक वैल्यू है, तो ये x नॉट √2 हो जाएगी पीक वैल्यू. फंक्शन ऐसे आएगा, इसका जो फंक्शन आएगा i का x नॉट √2 साइन ओमेगा टी, और ये एंगल 45 आ जाएगा बिकॉज अपोजिट एंड एडजेसेंट इक्वल है, तो ये ऐसा आ जाएगा. ठीक है. तो ये पीक वैल्यू हो गई, इसको √2 से डिवाइड कर दो, है ना. तो ये आ रहा है देखो 3 का 1. ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं. ये फेजर डायग्राम की हेल्प ले लो, साइन को x एक्सिस पे लो, इसको पूरा y, इसके जो कोएफिशिएंट है ये ले लो, है ना. x एंड y पर हाइपोटेन्यूस इसका रिजल्टेंट शो करेगा x नॉट √2, वो पीक वैल्यू हो जाएगी. x नॉट √2 पीक वैल्यू हो जाएगी, उसको √2 से डिवाइड कर दो, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा. समझे, ये x नॉट इधर आएगा और ये इसके कॉस का ऊपर 90 डिग्री आउट ऑफ, तो ये जो है x नॉट √2 आ जाएगा. तो इक्वेशन बन जाएगी x नॉट √2 साइन ओमेगा टी प्लस ये एंगल 45 आएगा, रिजल्टेंट 45 एंगल बनाना फर्स्ट वेक्टर. करंट की इक्वेशन ये आ जाएगी वेक्टर से अगर हम लिखना चाहें. ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन है, बी. ऑलराइट. यस सर.
ओके, तो ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो, द फिगर शोज variation of R, XL, XC with the frequency f in series. Then for what frequency point the circuit is inductive? ये पॉइंट ए पर देखो, ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर XC ज्यादा है। देखो XC की वैल्यू मोर है, XL की वैल्यू इतनी है, R तो R डजंट मेक मच डिफरेंस है ना, R यहाँ पे है। और इस पॉइंट पे बी पर देखो, XL XC दोनों इक्वल है, ये रेजोनेंस हो गया, XL एंड XC इक्वल है ना। यहाँ पे उनको लिखना चाहिए रिएक्टेंस है ना, या इम्पीडेंस लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर तो इधर फ्रीक्वेंसी कम है, इस तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पे देखो, ये आपका XC यहाँ पे आ गया, XL ये इतना हो गया, XL बढ़ गया, XL को यहाँ पे टच कर रहा है, तो C पर एट C XL इज ग्रेटर देन XC। तो कैसे चाहिए? इंडक्टिव है, इंडक्टिव ही बोला है, तो C है। कैन यू सी? वैसे भी रेजोनेंस से हायर फ्रीक्वेंसी है तो इंडक्टिव होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव होता है। और कॉमन सेंस से देख सकते हैं, सी फ्रीक्वेंसी पर XC नीचे आ गया, यहाँ पे कम हो गया वो, और XL को यहाँ पे टच कर रहा है, XL इज ग्रेटर, यहाँ पे लिख दो एट C XL इज ग्रेटर देन XC। तो C पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसके अकॉर्डिंग सर्किट विल बी इंडक्टिव बिकॉज XL इज मोर। करंट क्या करेगा फिर? लीड करेगा कि लैग करेगा? C पर एट दिस फ्रीक्वेंसी करंट लैग्स, इंडक्टिव में लैगिंग होती। ठीक है, तो ग्राफ भी आइडेंटिफाई करने आने चाहिए हमें ऐसे। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 2-3 बार जेईई एंड नीट में। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, सप्लाई वोल्टेज 200 दिया हुआ है, आरएमएस वैल्यू होता है सप्लाई वोल्टेज एट, ये दिया है ओमेगा, if only capacitance is taken out from the circuit and the rest of the circuit is joined, current lags behind the voltage 60 degree है ना, phase difference 60 आ रहा है। On the other hand, only inductor is taken out, तो leads कर रहा है 60 degree। तो सिमेट्रिक सिचुएशन कॉज हो रही है, क्या हो रहा है? 60 डिग्री लीड एंड लैग हो रहा है। इससे हमें ये क्लू मिला, इससे हमें क्या क्लू मिलेगा बोलो? XL और XC इक्वल है। दोनों इक्वल है, सिमेट्रिकली एक निकाल रहे तो दूसरे का इफेक्ट है, रेजिस्टेंस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, दूसरा निकाला फिर भी 60 बना रहा है। एक केस में ऐसे होगा, ऊपर की तरफ एंगल होगा 60, ये XL, दूसरे केस में ऐसा होगा 60, यहाँ पे XC होगा। इसका मतलब क्या है? और ये तो कॉमन है, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। In this case both are equal, therefore since leading and lagging are by equal degree, are by equal phase, therefore XL is equal to XC, therefore resonance
Therefore I is equal to V by R. V कितना है 200, R कितना है 100, 2 एम्पियर। सी ऑप्शन। ओमेगा का कोई यूज नहीं कंफ्यूज करने के लिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दी आपको। क्वेश्चन इज वन ऑफ द इजीएस्ट इफ यू आर एबल टू मेक आउट। बोर्ड में ऐसा दे सकते हैं ये, क्योंकि ये रेजोनेंस का अदर वे ऑफ गिविंग द रेजोनेंस। रेजोनेंस की वो ढूंढ ढूंढ के इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन देते हैं, जिसमें कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। रेजोनेंस में ओनली आपका रजिस्ट Z इज इक्वल टू R हो जाता है, तो Z निकालने का टाइम भी बच जाता है। ओम्स लॉ से वोल्टेज को R से डिवाइड करके करंट निकाल लेते हैं। बस हो सकता है कि ये चेंज कर दे, पीक वोल्टेज कर दे इसको, तो √2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पीक वोल्टेज लिख दिया तो सप्लाई की जगह सप्लाइड पीक वोल्टेज इज सो एंड सो, so you have to be careful while reading the question. Clear? Yes, sir. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें? सॉरी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो निकाल लो फिर फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी? टी का कोएफिशिएंट क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा 2πf होता है। कितना आ गया? 50, सर वो कॉस 25। फंक्शन है ना, साइन फंक्शन में निकालते हैं। नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कॉस फंक्शन एंड साइन फंक्शन, ये डिपेंड करता है क्वाइल जब परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस है उस समय टी इज इक्वल टू 0 लिया है ना, या फिर क्वाइल का जो प्लेन है पैरेलल टू फील्ड लाइंस है उस समय टी इज इक्वल टू 0 लिया। जैसे एसएचएम में है ना, टी इज इक्वल टू जब मीन टी इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पे रहते हैं तो साइन फंक्शन होता है ऑसिलेटिंग बॉडी में। जब एक्सट्रीम पे टी इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो कॉस होता है। तो दोनों हो सकते हैं, साइन एंड कॉस। बस उसमें टी इज इक्वल टू 0 कहाँ पे, क्वाइल की किस पोजीशन पे टी इज इक्वल टू 0 लिया, बाकी नथिंग चेंजेस। पीक वैल्यू डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। वो क्वाइल सेम ऑसिलेट कर रहा है, वो सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, सेम पीक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। ओनली थिंग इनिशियल पोजीशन कहाँ पे ली हमने, दैट मेक्स cos थीटा और sin थीटा। गॉट इट? यस सर। इसमें कब होगा? जब क्वाइल परपेंडिकुलर टू द फील्ड होगा उस समय क्या होगा, अपना एंगल 0 होगा फ्लक्स का एंड फिर m क्रॉस b होता है ना, नहीं अपना एरिया वेक्टर होता है ना, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। तो थीटा बी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लिया जाता है तो थीटा 0 जब क्वाइल इज परपेंडिकुलर, वहां पे टी इज इक्वल टू 0 लिया, उसके बाद जितना एंगल ट्रेवल होगा तो दैट उससे ओमेगा निकलेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी है ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो एनसीईआरटी बुक में डायग्राम देख सकते हैं साइन कब आएगा। टी इज इक्वल टू अगर साइन फंक्शन होता है ना, अभी टी इज इक्वल टू 0 देख लो, टी इज इक्वल टू 0 कर दिया तो ये मैक्सिमम हो गया उससे ना। ऑलराइट, तो फ्रीक्वेंसी 25 आ गई, तो क्या आंसर है बोलो?
25 आंसर है कि कुछ और होगा? तो साइन एंड कोसाइन का कर्व कैसे चलता है? ऐसा कुछ आएगा। एक ऑसिलेशन में 2 बार 0 हो रहा है, देखो यहां से, ध्यान से देखो, यहाँ से पहला ये वाला छोड़ दो, लास्ट वाला काउंट करते ना, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, तो 2 बार 0 हो गया। 50 फ्रीक्वेंसी है तो 25 है, तो 50 टाइम्स 0, फ्रीक्वेंसी का डबल होता है ना। 25 अगर फ्रीक्वेंसी है तो 50 बार 0 होगा, 50 फ्रीक्वेंसी है, 50 फ्रीक्वेंसी है तो 100 टाइम्स 0 होगा। गॉट इट? कभी कभी वो फ्रीक्वेंसी इनडायरेक्टली देते, एम्पलीट्यूड बिकम 0 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी 50 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी आधी होती है और 0 डबल हो जाते हैं। 25 फ्रीक्वेंसी है तो 0 50 बार होंगे 1 सेकंड में। गॉट इट? Yes, sir. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्लास में हमने शायद किया नहीं किया था ऐसा। In series LCR circuit, the voltage across the resistance, capacitor and inductor is 10 volt. If the capacitor is short circuited, capacitor निकाल दिया, the voltage across the inductor will be how much? इसको निकाल दो, शॉर्ट कर दो, यहाँ पे ऐसे दोनों ज्वाइन कर दो यहाँ पे, है ना? तो ये तो हट जाएगा, वोल्टेज चेंज हो जाएंगे ना फिर। देखो यहाँ से क्लू मिला कुछ आपको, इसको ध्यान से देखो, कुछ क्लू मिला? रेजोनेंस कंडीशन है फिर से। रेजोनेंस कंडीशन है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी है तो रेजोनेंस कंडीशन है, वीएल इज इक्वल टू वीसी है तभी भी रेजोनेंस कंडीशन है। तो अप्लाइड वोल्टेज भी 10 वोल्ट हो गया। अच्छा मैंने नीचे लिखा ही हुआ है, तो अप्लाइड वोल्टेज भी 10 हो गया ना। इन्होंने अप्लाइड वोल्टेज के बारे में नहीं बोला, बोला ये दोनों तीनों सेम है, ऐसा बोला। इसको मैं पहले रब कर देता हूँ, ये दिया हुआ है। ये जब तीनों 10 वोल्ट होंगे तो अप्लाइड वोल्टेज, देयरफॉर अप्लाइड वोल्टेज इज आल्सो, देयरफॉर रेजोनेंस, देयरफॉर सप्लाई वोल्टेज आरएमएस होगा, सप्लाई वोल्टेज will also be 10 वोल्ट। ठीक है, अभी देखो नाउ, अच्छा देयरफॉर एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, यहाँ पे एक और क्लू मिला, देखो 2 क्लू मिले हमें, तीनों वोल्टेज तीनों का वोल्टेज इक्वल है। एक एक क्लू और मिला, आल्सो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी इज इक्वल टू आर आल्सो, क्योंकि करंट भी सेम रहेगा, सीरीज में तो करंट तो सेम ही होगा ना। तो करंट को जब रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वोल्टेज मिलता है, तो इसका मतलब तीनों के रेजिस्टेंस इक्वल है। इसको एक्स ले लेते हैं, लेट एक्स, एक्स निकालना है हमें, नहीं एक्स नहीं निकालना है, वोल्टेज निकालना है, बाद में लेते हैं इसको, चलो क्या लेना है, ठीक है। तो अभी ये दोनों हट गए, सप्लाई वोल्टेज तो 10 वोल्ट रहा, दोनों के रेजिस्टेंस सेम है, ये भी आ रहे ये भी आ रहे, तीनों इक्वल है ना। करंट भी सेम रहेगा सीरीज में, तो वोल्टेज ड्रॉप भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी वी, ये वी आर, और ये एक मिनट, ये एल है और ये वी एल हो जाएगा। सिंस XL is equal to R, therefore
वी आर विल बी इक्वल टू वी सी, वी एल, सी तो गायब हो गया। अभी फार्मूला क्या होता है, अंडर वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये तो है आपका 10, ये दोनों इक्वल हो गए, वी आर स्क्वायर, यहाँ भी वी आर स्क्वायर लिखेंगे, तो कितना आएगा वी आर, 10/√2। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, यही हो जाएगा यहाँ से वो जो बोला है वही वही कर लो, आर को डालो, वी आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी आर लिखेंगे हमें, वी आर को डालो, वी एल लिख लो, वी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ वी एल। तो वी कितना दिया हमारा, 10 वोल्ट, हमने वो भी हमने खुद ही आइडिया लगाया, तो वी एल इज इक्वल टू 10/√2। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा जगह बना लेते। ठीक है, समझा कि नहीं, ये लॉजिक काफी लगाने पड़े इसमें, बट है वो सिंपल ही क्वेश्चन। जब हमें ये पता लग गया सीरीज रेजोनेंस है और वोल्टेज भी इक्वल है, तो उनकी रेजिस्टिव वैल्यू भी, रेजिस्टेंस जो होंगे इंडक्टेंस के बराबर होंगे, आई मीन रिएक्टेंस के बराबर। आर यू देयर? Yes, sir. So तो ये तीनों इक्वल होंगे फिर और अभी अभी जब रेजिस्टेंस में इक्वल है दोनों, तो फिर से वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होगा, जितना यहाँ ड्रॉप होगा उतना यहाँ ड्रॉप होगा। वोल्टेज का फॉर्मूला लगाया फेजर डायग्राम वाला, है ना, वोल्टेज फेज में नहीं होता तो ऐसा फॉर्मूला आता है। तो 10√2 बी ऑप्शन, इसका आंसर है, मेरे पता सही है, बी ऑप्शन है। जिसमें 2 पॉइंट, देखो हमें 2 पॉइंट मिले ना, ये रेजोनेंस का भी यूज हो गया, जब तीनों इक्वल है तो ये तो 0 हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज 10 वोल्ट बचेगा, वो हमें एक क्लू मिला यहाँ से। फिर हमने नॉर्मल वो लगाए, अभी यहाँ से हमें रेजिस्टेंस का क्लू मिल गया था, इसलिए वोल्टेज भी फिर इक्वल ड्रॉप होंगे, करंट सेम है, वोल्टेज रेजिस्टेंस भी सेम है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होंगे, वोल्टेज ड्रॉप सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम होंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो करंट वोल्टेज ये देखो, और ये करंट लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, दोनों इक्वेशन ध्यान से देखो, करंट लीड कर रहा है, प्लस है ना, Current lead कर रहा तो ये जो अंदर बॉक्स के अंदर क्या है, कौन सा एलिमेंट होगा, है। Capacitor. या तो कैपेसिटर हो सकता है या फिर कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस भी हो सकता है, तो ये सही, ओनली कैपेसिटर, चलो देखते पहले, ओनली कैपेसिटर हम 100% नहीं बोल सकते, ओनली रेजिस्टेंस भी नहीं बोल सकते, आइदर कैपेसिटर, रजिस्टर एंड इंडक्टर, नहीं तीनों नहीं होंगे, तीनों होंगे, एक मिनट सॉरी, ये जो रूल आउट हो गया वो रूल आउट कर दो, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस बहुत, ये भी रूल आउट हो गया। ठीक है, ओनली कैपेसिटर हम बोल नहीं सकते बिकॉज, तो ये भी रूल, अच्छा पहले सी चेक कर लें, आइदर कैपेसिटर रजिस्टर, हाँ ये हो सकता है, एंड इंडक्टर,
कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड इंडक्टर, हाँ तीनों हो सकते हैं। एक्सेल अगर एक्स सी ग्रेटर है एक्सेल से तो ये पॉसिबल है, और ओनली कैपेसिटर एंड रेजिस्टर ये भी पॉसिबल है। तो ओनली कैपेसिटर भी नहीं है, ओनली कैपेसिटर जो है ऐसा हम बोल नहीं सकते ओनली कैपेसिटर उसके अंदर। ओनली कैपेसिटर बोले तो हमेशा मतलब अगर रेजिस्टर भी है तभी भी तो पॉसिबल है, तो ओनली कैपेसिटर मे बी कैपेसिटर, यहाँ पे मे बी कैपेसिटर है तब सही हो जाएगा ये भी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. तो इसमें ये पूरा सब इंक्लूसिव है, तीनों हो सकते हैं यस, और ओनली कैपेसिटर रेजिस्टर तभी भी पॉसिबल है। तो सी इज मोर अप्रोप्रिएट देन ए। ए में उन्होंने फिक्स कर दिया कि केवल ओनली कैपेसिटर, यहाँ पे ऐड कर सकते थे, और ओनली कैपेसिटर ये हो गए या ये हो गए या आइसोलेटेड और कैपेसिटर, है ना, तब ऐसे। तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगाने पड़ेंगे आपको। जस्ट विल वाइंड अप ये 70 तक कर लेते, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते। ये क्या है देखो, रेजोनेंट एसी सर्किट कंटेन्स कैपेसिटर, ये वैल्यू है, इंडक्टर की ये वैल्यू है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, रेजोनेंट एसी है ना, तो रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1/2 pi under root of LC. एल एंड सी दोनों दिया है, निकाल लो। सॉल्यूशन है क्या? हाँ देखो, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में पुट कर दो, सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंसी एसी के रेजोनेंस अपना ऑसिलेटर के हैं, देखो एलसीआर सर्किट, अच्छा एक ओके एक मिनट, रेजोनेंट का ये LCR circuit, the capacitance is changed from C to 4C. For the same resonant frequency, the inductance should be changed from L to what? बोलो, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला L/4. हाँ, अगर हमने एक 4 टाइम्स कर दिया तो इसको 1/4 करना पड़ेगा, इसको 4 विल गेट कैंसल। तो अंडर रूट के अंदर दोनों प्रोडक्ट है, तो यू हैव टू अकॉर्डिंगली फार्मूला लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं सी। ठीक है, L/4 करना पड़ेगा, C 4 times तो L 1/4, so that it remains unchanged. Got it? Last question ये देखो नीचे, 10 ohm resistance, 5 millihenry coil and 10 microfarad capacitor are joined in series. When the suitable frequency alternating current sources joined to this combination, the circuit resonates. If the resistance is half, resistance को आधा कर दो, R/2 कर दो, तो फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? Unchanged होगा. यस, फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में है ही नहीं, है ना, तो अनचेंज रहेगा। सिंस F is equal to 2 pi under root of LC, और Q वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? Q वैल्यू का फार्मूला याद है, उसमें R आता है नीचे, उसमें जो है Q वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, रेजिस्टेंस कितने की आधा, Q वैल्यू डबल हो जाएगी, है ना। तो Q वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस, बट फ्रीक्वेंसी Q वैल्यू भी तो रेजोनेंस में ही होती है ना, शार्प हो जाएगा। Q अगर Q वैल्यू बढ़ती है तो शार्पनेस इंक्रीजेस, तो वो आगे आएंगे क्वेश्चन Q वैल्यू पे। ठीक है, तो अप टू हियर विल कंटिन्यू, मंडे को फिनिश कर देंगे, ऑलमोस्ट मंडे को रिमेनिंग क्वेश्चन हो जाएंगे, और टाइम बचा तो इसमें ट्रांजिएंट करंट भी बता देंगे, चलेगा? ऑलराइट, Yes, sir. ओके एंड कर रहा हूँ, थैंक यू। कुछ पूछना था? No, sir. ओके देन, थैंक यू, चलिए।
Thank you, sir.